गर्भाशय के तापमान पे सारी चीजें डिपेंड करती है। गर्भाशय का तापमान जब भी बढ़ जाता है ना, गर्भाशय के जो आंतों का तापमान अगर बढ़ जाएगा, गर्भाशय का तापमान अगर बढ़ जाएगा, तो हम देखते हैं कि जो है आपको दर्द महसूस होगा। दर्द का महसूस होता है नाभि के ऊपर का जो पोर्शन है, ब्रेस्ट के नीचे वाला जो एरिया है, यहाँ पर अनइजीनेस, डिस्कम्फर्ट, जो गुड़गुड़ गुड़गुड़ होता रहता है आपको, इसी को कहते हैं कि गर्भाशय में दर्द होना। मतलब अगर ब्रेस्ट के नीचे नाभि के ऊपर अगर दर्द हो रहा है अपर एब्डोमेन में, तो अपर एब्डोमेन में अगर दर्द है तो इसका मतलब है कि आपका जो गर्भाशय है ये गर्म हो रहा है। तो गर्भाशय अगर गर्म हो रहा है तो क्या होगा, मतलब जो है अंदर का एनवायरनमेंट एसिडिक हो रहा है। एसिडिक एनवायरनमेंट हुआ तो क्या होगा, बच्चा जो है जल जाएगा। अगर बच्चा वहां जल जाएगा तो गर्भाशय उसको छोड़ देगा। इसी को मिसकैरेज हम कहते हैं कि गर्भाशय का तापमान हमने इतना बढ़ा दिया, इतना ज्यादा एसिडिक हो गया कि जो है बच्चा जो है, जो 9 महीने उसको पालन पोषण करना था, गर्भाशय ने उसको, डेथ हो गई उस बच्चे की तो गर्भाशय ने उसको रिलीज कर दिया। उसी को एबॉर्शन भी कहा जाता है है ना। ये सारी चीजें एबॉर्ट, फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको सलाह देता है कि आप इस बच्चे को एबॉर्ट करिए, सोनोग्राफी होती है, सारी चीजें होने के बाद एक डिसीजन पे आया जाता है कि अब इस बच्चे को पेट में रखना खतरे से खाली नहीं है। अब इसको, उसका हार्ट बीट नहीं आता, कभी क्या कभी क्या, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं जब गर्भाशय का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको नहीं बढ़ना चाहिए था। स्तनों के नीचे अपर एब्डोमेन में दर्द महसूस होगा, आपको जो अनइजीनेस होगा, गुड़गुड़ होगा, आपको लगेगा, घबराहट होगी, जो है सिर में दर्द होगा, जो है पैर आपके जो है वो गर्म हो जाएंगे, है ना। ये सब चीजें अगर आपको होता है तो जो है ये सब लक्षण आते हैं, तो इसका मतलब हमें तुरंत प्रिकॉशन लेना है, हमें हमारी डाइट में कुछ चीजें इंक्लूड करना है, तब जाके जो है ये तापमान को हम सेट कर पाएंगे, बैलेंस कर पाएंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। तो गर्भाशय का तापमान बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बच्चा गर्मी से जल जाएगा। गर्मी से जलने पर गर्भाशय उसको छोड़ देगा, गर्भपात हो जाएगा, मिसकैरेज हो जाएगा। डॉक्टर बोलेगा अब इसको अवॉइड कर दो, इसको बाहर निकालो यहाँ से। अब यदि इतने गर्म तापमान में अगर बच्चा डिलीवर हो भी गया, समझो गर्भाशय का तापमान बढ़ा ही रहा और कैसे न कैसे बच्चा जो है डिलीवर हो गया, डिलीवरी हो गई। अब ये बच्चा जो इस दुनिया में आया है, ये बच्चा जो है, इसको हमेशा जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम बनी रहेगी। मतलब जो कुछ भी आप खा रहे हैं उससे बच्चा बन रहा है, सारे कंट्रोल माँ के हाथ में है। अगर ध्यान नहीं दिया, उटपटांग चीजें खाई, एसिड बढ़ा, तो ये बच्चा अगर डिलीवर हो भी गया किसी न किसी तरीके से, तो ये बच्चा जो है इसको एसिडिटी की समस्या से ग्रसित रहेगा, है ना। गर्भाशय ठंडा होने पर क्या होगा, गर्भाशय ठंडा होने के सिम्टम्स क्या है, गर्भाशय ठंडा भी हो सकता है अगर आप इस प्रकार का भोजन कर रहे हैं, अगर आप फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, है ना। अगर आप उसके साथ कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, अगर आप लस्सी पी रहे हैं, अगर आप जो है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की चीजें खा रहे हैं, बर्फ का पानी पी रहे हैं, इस प्रकार से आप पेट के टेम्परेचर के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो गर्भाशय का तापमान भी कम हो जाएगा। अब अगर गर्भाशय का तापमान अगर कम हो जाता है तो क्या हो जाएगा, बच्चा सिकुड़ जाएगा। बच्चा सिकुड़ जाएगा तो भी गर्भाशय उसको रिलीज कर देगा, उसको छोड़ देगा। जो चिपका हुआ बच्चा है गर्भाशय में, बच्चा से चिपका रहता है, तो ये गर्भाशय उसको रिलीज कर देगा। दोनों केस में अगर बच्चा गर्म हो जाएगा, जल जाएगा, तो भी गर्भाशय रिलीज कर देगा। अगर बच्चा ठंडा हो गया, सिकुड़ गया, तो भी गर्भाशय उसको रिलीज कर देगा। सो जो है ठंडा गर्भाशय होना भी खतरनाक है और गर्म होना भी खतरनाक है। अब ठंडा गर्भाशय अगर है, अब इसके क्या सिम्टम है, आपको योनि के ऊपर कंटिन्यूअसली दर्द बना रहेगा। आपको जैसे नस जो तड़तड़ाती है तो किसी तड़तड़ाहट होती है, तो नाभि के नीचे, योनि के ऊपर, वो जो पूरा आपका एरिया है नाभि के नीचे योनि के ऊपर, उस एरिया में आपको जो है अजीब सी तड़तड़ाहट, सनसनाहट फील होगी, पेन फील होगा, आपको क्रैम्प्स आएंगे। ये सब मैं बातें कर रहा हूँ जो है 7 महीने की बातें नहीं कर रहा। 7 महीने में भी आपको क्रैम्प्स आते हैं, लेकिन वो तब आते हैं जब आप जो है पॉटी करने जाते हैं, मलत्याग करने जाते हैं, बेबी बड़ा हो जाता है तो आपको क्रैम्प आते हैं। ये बात हो रही है 3-4 महीने का जो आपका जो पीरियड होता है, ये उस पीरियड की बात हो रही है, ना कि 7वें महीने की। तो ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं, ये जो है हम 3 महीने 4 महीने की बातें कर रहे हैं। जब आपको ये सब चीजें होती हैं तो आपको कैसे ध्यान देना है। आगे हम बढ़ते हैं। तो गर्भाशय अगर ठंडा होगा तो उसके लक्षण क्या है, नाभि के नीचे और योनि के ऊपर आपको पेन होगा, क्रैम्प्स आएंगे, आपको तड़तड़ाहट महसूस होगी, नसें तड़तड़ाएंगी आप, है ना। अब अगर इस कंडीशन में भी अगर बच्चा डिलीवर हो गया, मान लो जैसे अगर गर्भाशय गर्म है और बच्चा डिलीवर हो गया, तो क्या होगा, बच्चा एसिडिटी से परेशान रहेगा। अब अगर गर्भाशय ठंडा है, आपने इस प्रकार का भोजन उत्पटांग किया है, तो क्या होगा, बच्चा जो है
इसको हमेशा सर्दी जुकाम बना रहेगा, हमेशा ये शिशु रोग विशेषज्ञ के पास ये बच्चा जाता रहेगा। सो हमें भोजन कैसा करना था? ऐसा भोजन करना था जो फ्रेश है, ना कि जो भोजन जो है डब्बा बंद है। फ्रेश भोजन, अगर हमारे पास कैंगन वाटर मशीन है तो हमें कैसा भोजन करना था ताकि लोच पैदा हो, गर्भाशय में इलास्टिसिटी डेवलप हो। तो इलास्टिसिटी कैसे डेवलप होगी? इलास्टिसिटी किसमें होती है? सब्जियों में होती है। सब्जियों में 70% टू 80% पानी होता है। तो जल तत्व सब्जियों में है, तो जितनी ज्यादा सब्जियां हम खाएंगे वो हम कुक करके भी खा सकते हैं, वो हम बॉईल करके भी खा सकते हैं, वो हम कच्ची भी खा सकते हैं। कुछ कच्ची सब्जियां हमारी डाइट में, कुछ पकी सब्जियां, और अंकुरित भोजन जो हमारे B12 को मैनेज करे, आयरन को मैनेज करे, फॉलिक एसिड को मैनेज करे। तो जो है अंकुरित दालें आपको इसमें बहुत फायदा देंगी, आपके पेट के तापमान को जो है वो मेंटेन रखेंगी। सो जो है अंकुरित सभी के लिए अच्छा है, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी के लिए अंकुरित दालें, स्प्राउट्स जो है बहुत अच्छे हैं। ठीक है, ये सब बातें हम पहले ही मैंने सूचना दी आपको। हम 3 महीने का जो प्रेगनेंसी उसकी बात कर रहे हैं, ना कि 7वें महीने में जो आपको क्रैम्प्स आते हैं। वो तो आपको आएंगे, बेबी बड़ा होगा, मल त्याग करना है तो क्रैम्प्स आएंगे, पॉटी करते समय आपको वो क्रैम्प्स आते हैं। तो ये 7वें महीने की बात नहीं हो रही है, ये बात हो रही है हमारी जब आपका बेबी 3 महीने का है, 4 महीने का है, तब की बातें हो रही हैं। हम आगे बढ़ते हैं। गर्भाशय का तापमान यदि गर्म हो तो हमें इमीडिएट क्या करना है? गोंद कतीरा, इसका हम एक स्पेशल टाइप का गोंद आता है, आसानी से आपकी किराने की दुकान में अवेलेबल होता है। इसको सेका नहीं जाता, इसको फ्राई नहीं किया जाता। ये जो गोंद होता है इसका पाउडर बना के रख लें। 1 चम्मच जो है रात को 9.5 pH में डाल दें, सुबह तक वो पूरा कटोरी में से फूल जाएगा। इसका सेवन करना है खाली पेट, है ना। गोंद कतीरा खाली पेट खाना है, काफी आसानी से अवेलेबल हो जाता है ना। यहाँ पर ये जो चित्र दिया है प्रतीकात्मक है। ये अलग प्रकार का गोंद होता है, इसको फ्राई नहीं करते हैं, ये आसानी से आपको ड्राई फ्रूट की दुकान पर मिल जाता है। इसको पाउडर बना लें इसका, 1 चम्मच रात को पानी में भिगो के रखें 9.5 pH में, अगले दिन जो है ये फूल जाएगा, इसका सेवन कर लें। या फिर जो है दूसरा एक और तरीका है प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक किस में होता है? ऐसी चीजें जो हम, मैंने हमेशा इस पर काफी बात किया है कि हम 9 pH का पानी लें 1 लीटर, उसमें 20 ग्राम हम सेंधा नमक डालें, और जो है 1 लीटर पानी हम अलग अलग जार में भर के रख दें, उसमें हम ऐसी सब्जियां काट काट के डाल दें, और ढक्कन को खोलने की एक्शन करते रहें, ढक्कन को पूरा न खोलें। 3 बाद ये सारी सब्जियां खट्टी हो जाएंगी 3 दिन के बाद। उसके बाद हम इन सब्जियों को फ्रिज में रख सकते हैं ताकि और फर्मेंटेशन ना हो। इन सब्जियों को जो है अगर हम खाते हैं 9 pH कैंगन वाटर और 20 ग्राम जो है नमक का घोल बनाकर, तो इसको प्रोबायोटिक कहते हैं। प्रोबायोटिक दही में होता है, प्रोबायोटिक छाछ में होता है, लेकिन दही में शक्कर डाल के नहीं खाना है। जीरा पाउडर और आपका नमक डला हुआ घी या छाछ, नमक डला हुआ छाछ या दही आपके लिए फायदेमंद है, ना कि शक्कर डला हुआ दही। तो प्रोबायोटिक जो है, लेकिन अगर आपको ध्यान रखिएगा ये सब चीजें गर्भाशय के तापमान को ठंडा करेंगी, गोंद कतीरा और आपका प्रोबायोटिक। तो आप आपका अगर योनि के नीचे ऊपर आपको पेन हो रहा है, नाभि के नीचे योनि के ऊपर, इसका मतलब आपका गर्भाशय ऑलरेडी ठंडा है। तो प्लीज जो है प्रोबायोटिक मत खाइए, नहीं तो प्रोबायोटिक अगर आप खाएंगे तो और ठंडा हो जाएगा। तो है ना, प्रोबायोटिक मत खाइए। गोंद कतीरा खाने से तापमान आपका नॉर्मल हो जाएगा गर्भाशय का। तो गोंद कतीरा भी मत खाइए, प्रोबायोटिक भी मत खाइए, क्योंकि ये सब गर्भाशय को ठंडा करेंगे। सो अगर गर्भाशय को, अगर आपको जो है गर्भाशय गर्म है तो उसको ठंडा करने के लिए ये 2 चीज मैं बता रहा हूँ, इनको डेली बाकी इंक्लूड करना है, तो गर्भाशय का तापमान संतुलन में बना रहेगा। गोंद कतीरा और प्रोबायोटिक खाने से तापमान बना रहेगा। लेकिन आपने ठंडा कुछ खाया या कुछ गड़बड़ खाया, कुछ आइसक्रीम खाई, तो तापमान डाउन हो जाएगा गर्भाशय का। ऐसे समय आपको दर्द चालू होगा। ऐसे समय अगर आपने प्रोबायोटिक खाया तो दर्द जो है और बढ़ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि गोंद कतीरा और प्रोबायोटिक का नियमित इस्तेमाल करें खाली पेट, और ठंडी चीजों से बचें। नहीं तो आपने एकदम ठंडी चीजें खा के गर्भाशय भी आपका ठंडा कर लिया, अब आप गोंद कतीरा और ऊपर से खा लिया, प्रोबायोटिक खा लिया, और गड़बड़ हो जाएगी, दर्द और आपका बढ़ जाएगा। तो इन चीजों का ध्यान रखना है ना। Good bacteria and bad bacteria. Probiotic is a very beneficial bacteria that helps body to stay healthy and perform very well. Probiotics help to improve digestion and fight bad bacteria. It would help build up immunity and control inflammation and many more other benefits. Understand
Having this probiotic would help regain lost good bacteria. Actually, there are many other forms of bacteria which could be classified under probiotic, but there are two types of bacteria which are commonly available. Those are lactobacillus and bifidobacterium. Probiotics are also made from good yeast. Saccharomyces boulardii is the most common form of yeast found in probiotic. So today we will discuss top probiotic food which would help regain back our good bacteria. First one, green olives. Olives are delicious and filled, packed with nutrition. Olives are placed in brine, a mixture of salt and water, for a specific number of days. This removes the bitterness and ensures the safety of consumption. The lactobacillus bacteria cause them to ferment, which is a good bacteria which helps improving your overall health. Olives also are anti-inflammatory, antimicrobial, and an antioxidant. Olives are easily available in stores so that you can make them as a mid-meal snack and add them to your salads to increase its nutrients. Second one, kefir. Kefir is a fermented dairy drink and it is high in healthy probiotic and has a great therapeutic value. It's prepared by mixing kefir grains or granules with cow's or goat's milk. Kefir drink is 99% lactose free. Kefir heals the cells of the entire body, thus preventing us from contracting seasonal or other problems. Kefir also aids in detoxification. It is a great source of magnesium, phosphorus, vitamin K2, folates, thiamine, B12 and other B vitamins. Third, curd or dahi, which is widely available, very cost effective and could be consumed very easily. Curd is a probiotic because it contains those bacteria which are very healthy for your guts. Daily consumption of curd provides very good amount of calcium and D in your body. Both calcium and vitamin D are needed for your bone health. Stronger bones can minimize the incidence of arthritis, osteoporosis, and rheumatoid arthritis. A daily cup of curd can provide you a required amount of calcium, protein, zinc, and B vitamin. And this also keeps your skin toned and smooth. So, have a bowl of curd every day during lunchtime, or at times have curd rice or curd roti for lunch. This is a very simple and tasty food which would really help you to overcome your weak digestion. One thing you should remember that avoid curd at night. Sometimes it increases the cold and cough symptoms in your body. Fourth, buttermilk, chaach. Buttermilk is excellent probiotic food which can be made at home very easily. Buttermilk is an excellent alternative for calcium, especially for those who have lactose intolerance and cannot have milk. Buttermilk possesses antiviral, antibacterial, and also anti-cancer property. Buttermilk can also help decrease cholesterol. During summer, drinking a glass of buttermilk can prevent dehydration because it contains electrolytes such as potassium, calcium, traces of phosphorus, and water. Buttermilk can help relieve acidity problems. Buttermilk can be made either by churning with hands or putting in blender. Take 1.5 cup of curd, 1 teaspoon roasted ground cumin, 1 tablespoon of chopped coriander or mint leaves,
1.5 teaspoon full of pink salt, which is also called as Sendha Namak or Himalayan rock salt. Put all this in a large bowl or a mixer. Churn it well by mixing water according to your taste, and enjoy anytime during hot afternoon or at the time of your lunch. According to us, buttermilk should be taken every day. At the time of lunch, the drink which you should be taking is buttermilk. Don't keep a glass of water on your dining table, but keep a big glass of buttermilk on your dining table and drink along with your meal. So understand, here are some of the best probiotic foods, and these are readily available and could be very easily. तो ये प्रोबायोटिक फूड्स हैं, हम जनरली वेजिटेबल्स के बारे में ज़्यादा बात करते हैं क्योंकि हम जो पशुजन्य जो आहार है उसको जो है रिकमेंड नहीं करते। सो पशुजन्य आहार में बटर मिल्क आता है, छाछ आती है, दही आता है। तो आप अगर खाना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन मैंने हमेशा बताया उसको प्रोटोकॉल है। आप लहसुन प्याज खाने वाले अगर हैं तो आपको जो है पशुजन्य आहार की ओर बढ़ना चाहिए। अदरवाइज आप दही खा रहे हैं और आप लहसुन प्याज नहीं खाते हैं तो आपको परेशानी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखें, दही और छाछ इन चीज़ों को सूर्यास्त के बाद भी नहीं लिया जा सकता। सो ये भी ध्यान रखिए, नहीं तो आपकी बॉडी में कफ बढ़ जाएगा। कफ बढ़ने से आपको सर्दी खांसी हो जाएगी, यूट्रस का तापमान गिर जाएगा। सो अगर आपको जो छाछ पीने का अगर शौक है, अगर प्रोबायोटिक में आप छाछ लेते हैं सब्जियों की जगह, जो फर्मेंटेड वेजिटेबल्स की जगह, तो उसको फिर ध्यान रखिए कि वो दोपहर के भोजन में आपके हो, ना कि आपके जो है रात्रि भोजन में। उसका ध्यान रखिए। सो गर्भाशय का तापमान अगर बढ़ गया तो मैंने बताया ब्रेस्ट के आसपास आपको गुड़गुड़ रहेगा, सर गर्म रहेगा, पैर आपके गर्म रहेंगे। सो ये निशानी है। लेकिन हम अगर गोंद कतीरा और प्रोबायोटिक अगर नित्य लेते हैं तो गर्भाशय का तापमान कभी बढ़ेगा ही नहीं, संतुलन में रहेगा। क्योंकि जो है पेटों का और आंत का तापमान संतुलन में रहेगा तो गर्भाशय का तापमान भी संतुलन में ही रहेगा। सो गोंद कतीरा हम नित्य प्रयोग करें। और आपका प्रोबायोटिक्स तो हमारा पेट का तापमान कभी नहीं बढ़ेगा, आपको अपर एब्डोमेन में पेन भी नहीं होगा। लेकिन अगर लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है तो जो है इन दोनों चीजों को फिर बंद करिए। प्रोबायोटिक को तो बंद कर ही दीजिए आप। अगर उल्टा हो रहा है तो नीचे अगर पेन हो रहा है तो प्रोबायोटिक नहीं लेना है उस समय, नहीं तो और टेम्परेचर डाउन होगा। सो जो है गर्भाशय का तापमान यदि ठंडा होगा तो क्या होगा, उसका सिम्टम क्या है, लोअर एब्डोमेन की जो है नसें हैं वो तड़कने लगेंगी, नाभि के नीचे आपको पेन होगा। तो ध्यान रखना है उस समय प्रोबायोटिक का सेवन बंद करना है। जब नाभि के नीचे आपको दर्द हो तब प्रोबायोटिक, दही वही फर्मेंटेड चीजें नहीं लेना है। तो प्रोबायोटिक और गोंद कतीरा जो है सुबह खाली पेट लेना है आपको, इस बात का ध्यान रखिए। अब दूसरा यहाँ पे टर्म आता है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड को ही B9 कहा जाता है, यह गर्भाशय को लचीला बनाता है। सो फोलिक एसिड जो होता है, ऐसी 12 चीजों का वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। 12 फोलिक एसिड वैसे सभी प्रकार की दालों में होता है। अगर अलग अलग प्रकार की दालें आप जो है टुकड़े वाली दालें, साबुत नहीं, टुकड़े वाली दालें अगर आप खाती हैं तो उसमें फोलिक एसिड मिलता है। या तो फिर आप मूंग है, मोठ है, इनको अंकुरित करके अगर खाएंगी तो भी आपको फोलिक एसिड मिलेगा, B12 मिलेगा, आपको सारी चीजें मिलेंगी और बढ़ के मिलेंगी, है ना। सो स्प्राउट्स जो होते हैं वो आपको जो है, लेकिन स्प्राउट्स खाने के बाद कोई लोग स्प्राउट जो कच्चा खाते हैं उनको भी इन्फेक्शन हो जाता है। सो ध्यान रखिए, स्प्राउट को बॉईल करके खाया जा सकता है, या अगर आपके पास कैंगन वाटर मशीन है तो 2.5 pH में इन स्प्राउट्स को डिप करके फिर आधा घंटा डिप करने के बाद इनको खाया जा सकता है, जिससे जो बैक्टीरिया है वो जो है मर जाएगा, है ना। सो दोनों तरीके हैं, या फिर इसको स्प्राउट्स को हल्का सा बॉईल करके भी खाया जा सकता है। दोनों तरीके आपके पास है। सो जो है इससे आपको जो है फोलिक एसिड मिल जाएगा, B9 मिल जाएगा। फोलिक एसिड इसलिए जरूरी है कि बच्चे की रीढ़ की हड्डी और उसका जो ब्रेन जो है ये फोलिक एसिड से ही बनता है। अगर फोलिक एसिड जरूरत से ज्यादा हमने खा लिया तो बच्चा जो होगा उसके दिल में छेद होगा। ध्यान रखिएगा आप, बच्चे को बचपन से छेद होता है या उसको ऑटिज्म का शिकार होगा बच्चा, तो जो है डॉक्टर गोलियां देते हैं B9 की। तो B9 की गोलियां जो होती हैं वो किसने बनाई है, मनुष्य ने बनाई है। और बी फोलिक एसिड फोलेट के फॉर्म में हरी सब्जियों में और दालों में भरपूर मात्रा में होता है। जमीन के नीचे की चीजों में फोलिक एसिड होता है। सो ये फोलिक एसिड की गोलियां जो होती हैं ये वो अनाज जिसमें फोलेट है उसमें से फोलिक एसिड निकालने में सहायता करती है। तो हमें सप्लीमेंट के भरोसे नहीं रहना है, हमें नेचुरल चीजों
से जो है फॉलिक एसिड लेना है। इसमें इन गोलियों का रोल होता है। अगर हम गोलियां भी फॉलिक एसिड की खाते हैं और हरी सब्जियां लेते हैं, दालें लेते हैं, तो इनके अंदर जो फोलेट है वो जो है ये फॉलिक एसिड की गोलियां निकालने में और बॉडी तक पहुंचाने में हमारी मदद करती है। लेकिन अगर फॉलिक एसिड की मात्रा ज्यादा बढ़ गई, मतलब कुछ लोग जो है 400 से 800 रिकमेंडेड है मिलीग्राम, अगर इससे ज्यादा हो जाती है तो जो बच्चा फिर पैदा होगा उसको या तो ऑटिज्म होगा या उसके दिल में छेद भी हो सकता है। इस प्रकार की स्टडीज अवेलेबल हैं। सो ये ध्यान रखें कि किसी अति सर्वत्र वर्जयते है ना, अति हर चीज की बुरी होती है। पता चला हम जो है सप्लीमेंट भी ले रहे हैं और हमने अति कर दी फॉलिक एसिड की, तो ऐसा नहीं करना है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए कि रीढ़ की हड्डी तभी बनेगी बच्चे की सही, और उसका ब्रेन तभी डेवलप होगा जब फॉलिक एसिड आपके अंदर प्रचुर मात्रा में होगा। तो फॉलिक एसिड जो है आपको डे वन से ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी कंसीव होगा उसके बाद में फॉलिक एसिड खाऊंगी, नहीं। आपको जो है अगर आप मैरिड हैं तो आपको, और आप अगर प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको जो है फॉलिक एसिड से युक्त आहार आपके भोजन में होना ही चाहिए।